नमस्कार। राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की ये जो क्लास में लेकर आया हूँ वो है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। आप चाहें तो 2 की स्पीड में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका टाइम बहुत कम खराब करना है मुझे, और बहुत ज्यादा आपको कम टाइम में देना है। पहला सवाल, डायरेक्ट हम सवाल पर आए। पहला सवाल है, एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित जो भाग है वो एक परावर्तक पृष्ठ की भांति या परावर्तक की भांति कार्य करता है, वो कौन सा दर्पण है? उत्तल है, समतल है, पैराबोलिक है या अवतल है? देखो, आंसर निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण और दर्पण कौन कौन से होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, बिल्कुल सीधा। गोलीय होते हैं, देखो ये और ये। अगर मैं इसका अंदर के पार्ट को तो पॉलिश कर दूं और बाहर का जो पार्ट है वो किसके लिए यूज लूं, वो मैं यूज लूं परावर्तक की भांति, उसको काम में लूं, तो ये कहलाता है उत्तल। बाहर वाला जो उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, उभरना हुआ, ये भाग ले रहे हैं तो उत्तल, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल। अगर मैं इस बाहरी पृष्ठ को, उभरे हुए पृष्ठ को तो पॉलिश कर दूं और अंदर वाला जो भाग है इसको परावर्तक की भांति काम में लूं, तो इसको कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं? अवतल। धसा हुआ भाग अगर हमारे परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करे तो वो अवतल होता है। तो आप समझ जाओ, हमें बाहर की ओर वक्रित भाग पूछा है तो ये उत्तल हो गया। सिंपल सा आंसर निकल गया। अगला सवाल देखो। एक वस्तु है, उसको दर्पण के सामने रख दिया। एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? जो चित्र बनता है, जो बिंब बनता है, वो बनता है सीधा, उस वस्तु के आकार के समान, और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण के सामने वस्तु रखी। देखो, सिंपल सी बात है। ऐसे दर्पण को कहते हैं समतल दर्पण। वो दर्पण जिसमें आज लोग रोज सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हो उसको बोलते हैं समतल दर्पण। और उसके अंदर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है, उतना ही बड़ा बनता है जितने बड़े हम खुद होते हैं। ठीक है, ठीक बात है। और उतनी ही दूरी, यानी अगर आप दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर हो तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी 1 मीटर दूरी पर बनेगा। तो ये दर्पण होता है समतल दर्पण। अच्छा, एक सवाल आप लोगों के लिए और है, एक्स्ट्रा बता देता हूं मैं। कि सवाल एक ऐसा आया था RSMSSB LDC में कि एक आपकी जो हाइट है वो 6 फीट है, और आप ऐसे दर्पण के सामने खड़े हैं, एक समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। तो समतल दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए कि आपकी पूरी हाइट आप उस दर्पण में दिखे? तो इसका आंसर था कि उसकी जो हाइट है 6 फीट है व्यक्ति की, तो दर्पण की होनी चाहिए उसकी आधी। कितनी होनी चाहिए? आधी, यानी 3 फीट होनी। 3 फीट का दर्पण होगा तभी आप क्या उसमें पूरे दिख पाओगे। तो ये भी आप मेरी तरफ से बोनस सवाल लीजिए। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण को और क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, समतल कहते हैं, पैराबोलिक कहते हैं या अपसारी? देखो, समतल दर्पण तो होगा नहीं क्योंकि गोलीय दर्पण नहीं है, और पैराबोलिक दर्पण भी कुछ होता नहीं है, तो ये भी नहीं कह रहा। बचे 2 ऑप्शन, अभिसारी और अपसारी। अब देखो, एक को तो, जो उत्तल को और अवतल को, दोनों में से एक को अभिसारी कहते हैं, एक को अपसारी कहते हैं। अब किसको क्या कहते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अभिसारी का मतलब होता है अभिसार करना, यानी इकट्ठा करना, एकत्रित करना, यानी पुंज को पास पास मिलाना। इसको क्या कहते हैं? अभिसारी। और अपसारी, अपसारी का मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना। समझना ध्यान से। जब आपने ये इमेजेस बनाई होगी तो ये आपका है अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। अंदर का पृष्ठ काम में ले रहा हूं। अगर मैं इस पर कोई किरण आपतित करता हूं तो वो यूं गुजरेगी फोकस से। तो यूं गुजरी, तो ये क्या करी है? किरणों को क्या कर रहा है? अंदर समेट रहा है। तो मतलब ये क्या है? अभिसारी दर्पण है। कौन सा है? अवतल जो है वो क्या है? अभिसारी। हमें तो उत्तल पूछा है, तो आंसर तो निकल गया। एक अभिसारी है तो दूसरा क्या है? अपसारी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि देखो, ये उत्तल है, अंदर का पृष्ठ, तो इसमें क्या होगा? ऐसे। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो इसमें कोई किरण निकली तो वो क्या होगी? यूं फैलेगी। क्या होगी? यूं फैलेगी। एक्चुअल में इमेज बनाएगी नहीं, यूं फैलेगी, ये फैलाएगा। तो फैला रहा है तो ये क्या है? अपसारी। बाद में इसको हम पीछे जाकर मिलाते हैं।
इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं उत्तल को। और अगर अवतल का पूछ ले आपको तो आप बोल देना अभिसारी। अगला सवाल है पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम, जैसे पनडुब्बी के अंदर जो पानी के अंदर चलती है, उससे समुद्र के बाहर क्या घटनाएं हो रही है वो देख सकते हैं। हम दीवार के आर पार चीजें देख सकते हैं। ऐसा एक यंत्र होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। ये जैसे सेना के जो टैंक होते हैं उनमें काम में लिया जाता है। अब जो सेना का टैंक युद्ध में लड़ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि जो फौजी है वो बाहर निकल निकल के देखा कि भाई क्या हो रहा है। उसको ऐसा ना कोई यंत्र चाहिए कि उसे पता लग जाए कि बाहर क्या हो रहा है। तो एक ऐसा पेरिस्कोप होता है जो उनको बाहर की चीजें दिखाता है, बिना कैमरा के, बिना इक्विपमेंट के। यहाँ कोई कैमरा वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही दिखा देता है। कैसे दिखाता है देखो, ये होता है पेरिस्कोप। ये पनडुब्बी का पेरिस्कोप है जो बाहर की ओर निकला हुआ हिस्सा है पनडुब्बी से। अब ये कैसे देखता है, इसके अंदर क्या होता है, 45 डिग्री के कोण के ऊपर दो मिरर लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं, दो मिरर, जो कि समांतर होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब ये हिस्सा बाहर है, यहां से प्रकाश एंटर किया, इस पे टकराया और इसने इस प्रकाश को 90 डिग्री एंगल दे दिया। फिर ये प्रकाश गया इस दूसरे मिरर पर, कुछ भी नहीं है, सिंपल दर्पण लगे हुए हैं। ये फिर इसको 90 एंगल पर मोड़ दिया। अब हमें जो चीज दिखाई दे रही है वो कौन सी चीज दिखाई दे रही है, बाहर की चीजें दिखाई दे रही है। समझ गया, तो इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। पनडुब्बी में काम में लिया जाता है। और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सिंपल दर्पण लगा हुआ तो सिंपल प्रकाश के ना तो प्रकीर्णन पर करेगा ना अपवर्तन पर, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के परावर्तन पर काम करेगा, क्योंकि प्रकाश की किरण को वो क्या कर रहा है, परावर्तित ही कर रहा है। अगला सवाल है, कार और स्कूटर की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट मतलब समझ गए, जो सामने के बल्ब होते हैं, लट्टू होते हैं, उनमें उनमें कौन सा जो दर्पण है वो काम में लिया जाता है। क्या लेंस लिया जाता है या दर्पण काम में लिया जाता है। पहली बात तो ये है कि उनके अंदर लिया जाता है दर्पण काम में। क्या लिया जाता है, दर्पण काम में लिया जाता है, परावर्तक के रूप में लिया जाता है। तो देखो, अवतल लेंस नहीं लिया जाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण तो प्रकाश को फैला देता है। अगर हम हेडलाइट के अंदर उत्तल दर्पण लगा देंगे तो वो प्रकाश को फैला देगा। तो हमें एक सीधी रोड के ऊपर प्रकाश चाहिए, वो कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमें चाहिए कि ऐसा दर्पण जो कि प्रकाश को एक शीध में रखे, एक दिशा में रखे, एकदम इकट्ठा करके रखे, तभी तो वो हमें चीजें दिख पाएगी। तो इसके लिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को ऑब्लिक क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये क्या करता है, अभिसार करता है, निकट लाता है किसको, प्रकाश की किरणों। बात समझ में आई। टॉर्च हो चाहे ये हेडलाइट हो, इनके अंदर अवतल दर्पण ही काम में लिया जाता है। टॉर्च का भी अगर आपको पूछ ले, क्योंकि टॉर्च में भी आप सीधा देखते हो तो आपको एकदम गोल सा जो प्रकाश का पुंज जाता हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो दर्पण लगा हुआ होता है वो होता है अवतल। जैसे ही उससे लाइट आती है फिर वो उसको फैला, मतलब इकट्ठा कर देता है। अगर वो फैला देता चारों तरफ तो आपको दिखता ही नहीं। अगला सवाल है, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा समतल दर्पण है, हमने इसके ऊपर कोई किरण आपतित करी, जैसे कोई भी किरण इस पर क्या टिकाई, कोई भी किरण आपतित करी तो वो क्या हो गई, क्या हो गई, परावर्तित। तो जो हम किरण डालते हैं वो तो होती है आपतित, जो इस पर गिरती है वो तो आपतित होती है, और इसके टकराने के बाद में वापस जो निकलती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। वापस निकलने वाले को क्या कहते हैं, परावर्तित। समझ में आया, आपतित और परावर्तित। अगला सवाल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। देखो, एक घटना है, परावर्तन आपने सुना होगा, अपवर्तन आपने सुना होगा, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना क्या है। देखो, कई बार आप गर्मियों के दिनों में सड़क पर जा रहे होते हो तो आपको दूर से ऐसा दिखाई देता है कि यार जो सामने वाली गाड़ी आ रही है उसकी मुझे परछाई पानी में दिखाई दे रही है, या आपको पानी सा दिखाई देता है। या दूर कहीं रेगिस्तान में आप जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये पेड़ है, उसके पास में कोई पानी का तालाब बना हुआ है, पानी के अंदर उसकी छाया दिख रही, जबकि एक्चुअल में वहां पर पानी नहीं होता है। ये एक छद्म हमें आभास होता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
इसको मृग मरीचिका भी कहते हैं कि हिरण जो है वो रेगिस्तान में ये देख के भागता रहता है कि वहां पानी है, वहां पानी है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता है और बेचारा इस मृग मरीचिका में फंस जाता है और मर जाता है। ये कब होती है, इसके लिए मैं आपको एक घटना समझा देता हूं पहले, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। देखो ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ये व्यक्ति देख रहा है, ये इस पर प्रकाश की किरण इसकी आंखों की तरफ आ रही है और इसको कैसी दिखाई दे रही है, यहाँ पर छाया दिखाई दे रही है, जबकि एक्चुअल में रेगिस्तान में कोई छाया नहीं है, पानी के अंदर कोई छाया नहीं बनती। पानी के अंदर ऐसा लगता है जैसे इसका पानी के अंदर प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में नहीं होता। ये घटना क्यों होती है? देखो गर्मियों के दिनों में आमतौर पर क्या होता है कि जो सतह होती है वो सतह गर्म होएगी और हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। आपको ये मालूम है हवा जो होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, तो यहां पर हवा कम होती है। हवा कम होती है इसका मतलब ये क्या होता है, थोड़ा विरल माध्यम। और ऊपर की ओर जो हवा है वो थोड़ी सघन होती है, थोड़ी घनी होती है, नीचे थोड़ी विरल होती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की पहली शर्त यही है कि प्रकाश की जो किरण है वो सघन से विरल में आनी चाहिए। अब देखो ऊपर तो क्या हो गया, सघन माध्यम, और नीचे हवा हल्की होकर ऊपर उड़ गई तो यहाँ विरल हो गया, तो सघन से विरल में आ रही है। ये हमारा पहली शर्त हो गई। अब देखो रेयर मीडियम, इसका मतलब हो गया कि ये हो गया सघन माध्यम और ये क्या हो गया, विरल माध्यम। देखो ये ऊपर वाला तो विरल हो गया, नीचे वाला सघन हो गया। ठीक है, ये घटना को मैं एक बार पूरी तरीके से समझा देता हूं आपको। ये मैंने कोई किरण इस पर डाली, यह अपवर्तन की घटना होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या गया, प्रकाश गया, तो उसको अपवर्तन कहते हैं। ये कुछ दूर हटकर सघन से विरल में जाएगा तो यह अभिलंब से दूर हटेगी और कुछ कोण बढ़ाए, अपवर्तन कोण। ठीक है, ऐसे ही दोबारा डाला, ये इधर गई। तीसरी बार डाला, थोड़ा थोड़ा कोण मैंने बढ़ाया, आपतन कोण का मान मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है, तो ये और ज्यादा झुक रही है। और एक ऐसा मान आएगा जिसके ऊपर, जो आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। आप इस आपतन कोण को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। और मैं अगर इस आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो अब ये किरण अपवर्तित होने की बजाय वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी, और इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोबारा समझा दूं एक बार। देखो कोई किरण हमने डाली जो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है, ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हट गई। अब मैंने कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये और ज्यादा दूर बढ़ गई, फिर कोण का मान और बढ़ा दिया तो ये 90 डिग्री के ऊपर अपवर्तित हो गई। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर जो अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री का एंगल ले लेती है, यानी अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। और इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ा दूंगा तो ये किरण वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसी के कारण हमें इसकी ये छाया दिखती है। अब हमें सवाल पर आते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होने पर ही होता है। अभी मैंने आपको बताया था, पहला ही हमारा ऑप्शन एकदम सही है। कैसे, कि जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। अभी इसमें हुआ है 90 डिग्री से ज्यादा। देखो ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री था तब तक तो ये अपवर्तित ही हो रही थी। जैसे ही अपवर्तन कोण का मान थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। आपतन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। आपतन कोण का कोई ऐसा मतलब नहीं होता, आपतन कोण तो क्रांतिक कोण का मान ऐसा होना चाहिए जिससे वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तब जाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक है, नहीं, आपतन कोण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ अपवर्तन कोण का कॉन्सेप्ट है। अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक है, इसका भी कोई औचित्य नहीं है। मेन जो हमारा आंसर है वो निकलेगा, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होते ही किरण वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। अपवर्तन की जगह क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। बस इसी को पूर्ण। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करती है,
परावर्तित करती है, परावर्तित नहीं करती है, परकीर्णित करती है। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमें जो भी चीज दिखाई देती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परावर्तन के कारण दिखाई देती है। अगर दुनिया में परावर्तन की घटना नहीं होती तो हम अंधे होते, हमें दिखाई नहीं देता, आंखें होते हुए भी दिखाई नहीं देता। क्या होता है कि प्रकाश जो होता है वो किसी चीज से टकराता है और टकरा कर फिर हमारी आंखों में आता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। समझ रहे हो? अच्छा, किसी वस्तु का कलर भी हमें परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है मैं बताता हूँ। कोई वस्तु, ये वस्तु है, ये आपको दिखाई दे रही होगी काले रंग की है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर सफेद प्रकाश गिरा। आपको ये मालूम होगा कि श्वेत जो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित होता है। इस पर श्वेत प्रकाश गिरा, इसने बाकी सारे रंगों को तो क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, और केवल उसी रंग को परावर्तित किया जो इसका कलर है, यानी काले रंग को ये परावर्तित की, बाकी सबको क्या कर लिया, इसने अवशोषित कर लिया। अगर कोई वस्तु लाल है तो वो लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो लाल रंग का तो परावर्तन करती है और बाकी सारे रंग को क्या कर लेती है, अवशोषित। देखो क्या कह रही है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता नहीं। अगर उसी रंग को अवशोषित कर लेगी तो हमें वो कलर दिखाई नहीं देगा। उस रंग को परावर्तित करता है, यही ऑप्शन हमारा सही है। अगर कोई वस्तु लाल रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि वो वस्तु बाकी कलर को तो क्या कर दे रही है, अवशोषित कर ले रही है और लाल रंग को परावर्तित कर रही है, तभी हमें लाल दिखाई देती है। ठीक है, आपको ये पता होगा जी, तो BIBGYOR ये सारे रंग हैं 7, इन 7 रंगों के अंदर प्रकाश बटा होता है। प्रकाश का वैसे कोई कलर नहीं दिखता, ये श्वेत प्रकाश होता है। इसको जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये ऐसे 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, मतलब इसके अंदर इनबिल्ट होते हैं कलर। समझ में आ गया? यहाँ अपारदर्शी का मतलब कोई भी वस्तु है, पारदर्शी होगी तो उसके अंदर परावर्तन होगा ही नहीं, वो तो हमें तो आर पार दिखाई दे देगा। ठीक है, अगला सवाल, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश का जो परावर्तन है उसके नियमानुसार निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं। देखो हमारे टाइपिस्ट की गलती है कि डी में जो ऑप्शन देना था वो कहां पर दे दिया, ए में दे दिया। कोई बात नहीं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपको पता है ये नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण से कम है, आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक है, कुछ भी नहीं है। परावर्तन में एक ही नियम है, जिस कोण के ऊपर आपतित होगी, यानी 30 डिग्री पर आपतित हुई है तो वो 30 डिग्री पर क्या होगी, परावर्तित होगी। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये नियम। अगला है, प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? क्या कांच के अंदर प्रकाश चलता है तो ज्यादा फास्ट भागता है क्या पानी में चलता है तो ज्यादा फास्ट भागता है, या कार्बन डाइसल्फाइड में ज्यादा भागता है? नहीं, इन किसी भी माध्यम में ये क्या है, ज्यादा फास्ट नहीं भागता। ये निर्वात में सबसे ज्यादा इसकी स्पीड होती है, सबसे ज्यादा इसकी गति होती है। निर्वात का मतलब है जहां ना वायु हो ना प्रकाश हो, कुछ भी नहीं हो, निर्वात हो, तो वहां पर जो प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। और कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश की गति होती है, इतनी गति होती है। और वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात। हवा में भी सबसे ज्यादा नहीं होती, हवा में निर्वात के बाद में हवा में ज्यादा होती है, फिर कांच में उससे कम होती है। अब देखो एक चीज मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्मृति कोचिंग क्लासेस का एप्लीकेशन है उस पर 2 कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट LDC जो कि पहले 100 विद्यार्थियों के लिए 500 रुपए में मिलेगा, और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी जो कि पहले 100 विद्यार्थियों के लिए 300 रुपए में मिलेगा। इस पर आपको यहाँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है, नोट्स PDF मिल जाती है, पैनल PDF मिल जाती है। साथ में हम आपको यहाँ पर मेंटोरशिप यानी स्ट्रेटेजी बताते हैं कि कैसे सिलेक्शन लिया जाए। और देखो हाईकोर्ट LDC का हमें एक्सपीरियंस है। कैसे एक्सपीरियंस है? मैम जो है वो पूर्व में हाईकोर्ट LDC रही हुई है, मैं खुद जो है पूर्व में हाईकोर्ट LDC रहा हुआ हूँ, अभी मैं वर्तमान में PA हूँ PWD में, पहले मैं क्या था, LDC था। और हमें इस जॉब में लगने का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मेरी खुद की 56th रैंक आई थी राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम के, जो 2017 वाला एग्जाम है उसके अंदर। ठीक है, तो हम आपको ऐसा गाइडेंस करेंगे
कि आप लोगों को सिलेक्शन कैसे लेना है। चलो जी, अगला जो सवाल है 11 नंबर, वो है उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है। अब ये आपको पता होनी चाहिए, आपने जब प्रकाश पढ़ा तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक या वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है या वस्तु के बराबर बनता है, आभासी तथा वस्तु से बड़ा होता है या आभासी तथा वस्तु से छोटा। देखो मैं बताता हूँ, उत्तल जो दर्पण है वो प्रकाश को फैलाता है, अपसारी दर्पण है यहाँ वो वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, आभासी बनाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। वो क्या बनाता है, वस्तु से बड़ा तो नहीं बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है। एक और बात बताता हूँ, जो उत्तल दर्पण है उसको हम कहाँ पर लेते हैं, जो साइड मिरर होता है ना हमारा, गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है, बाइक का देख लो, कार का देख लो, उसमें काम में लेते हैं। उसमें क्यों काम में लेते हैं, एक तो देखो ये इस तरीके से होता है, थोड़ा वृक्कक होता है ना, मतलब इस मुड़ा हुआ होता है, कर्व्ड होता है। एक जो है इसके जो है ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और दूर से भी हमें बहुत सारी चीजें इसमें दिख जाती है एक साथ। अगर यहाँ उत्तल लेते तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखती, यहाँ उत्तल लिया है तो हमें बहुत सारी चीजें दिख जाती है, मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियां दिख जाती है, एरिया जो है वाइड एरिया दिख जाता है, भले ही छोटा छोटा दिखता हो लेकिन वाइड एरिया दिख जाता है। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है और आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो। अगला है हीरे के चमकने का प्रमुख कारण। देखो हीरे के चमकने का कारण वही घटना है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है, पहली शर्त है कि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर किरण जानी चाहिए। कहां से, सघन से विरल में। दूसरी उसकी शर्त है कि क्रांतिक कोण का जो मतलब अपवर्तन कोण जो है उसका मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला, अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे आपने दाएं कान को दाएं हाथ से छुआ है, बाएं कान को बाएं हाथ से छुआ है, बाएं कान को दाएं हाथ से छुआ है, दाएं कान को बाएं हाथ से छुआ है। कुछ भी नहीं है इसमें, उल्टा पुल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा पुल्टा। समतल दर्पण में जब आप जाते हैं, सामने देखते हैं दर्पण में, तो आपकी जो आंख है वो इधर दिखाई देती है, लेकिन वो आपकी तरफ झांकता हुआ है। तो आपका बायां उसका दायां, आपका दायां उसका बायां, बस सिंपल सी बात है। यहां आप इतना कर दो, क्या बोल रहे हैं कि दर्पण के सामने अपने बाएं कान को, तो बाएं कान की जगह कर दो आप दायां कान, और दाएं कान हाथ से छुआ है तो हाथ की जगह कर दो बायां हाथ। जहां पर हाथ बायां दिखता है और कान दायां दिखता है, उसी ऑप्शन, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो कान कौन सा देखना है, दायां, दायां कान, और हाथ कौन सा देखना है, बायां, हाथ बायां। तो ऑप्शन इसी में आ रहा है, बाकी के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा, यही एक ऑप्शन सही है जिसमें दायां कान आ रहा है और बायां हाथ आ रहा है। प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। बहुत सिंपल आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये नियम। मैंने एक दर्पण लिया, ये समतल दर्पण है, इस पर एक प्रकाश की किरण डाली, ये कौन सी किरण है, आपतित, और ये कौन सी किरण है, परावर्तित। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जिस पॉइंट पर दोनों मिलते हैं, इस पॉइंट पर जो लंब होता है उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। और जो परावर्तन कोण और आपतन कोण बनते हैं वो अभिलंब से ही बनते हैं। ये हो गया, कौन सा कोण बोल दूं मैं, इसको बोल देता हूं परावर्तन कोण। कौन सा है, ये तो हो गया आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। दोनों क्या होते हैं, आई बराबर आर होता है, आई बराबर आर होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें क्या, देखो सवाल देखो क्या बोला है कि सतह से, सतह ये है, सतह से 56 डिग्री पर क्या होती है, 56 डिग्री पर क्या होती है, आपतित होती है सतह से। तो हमें क्या पूछा है, परावर्तन कोण का, इस कोण का मान पूछा है, आर का मान पूछा है। सबसे पहले हम आपतन कोण निकाल लें। आपको यह मालूम होगा कि ये अभिलंब है, लंब है, तो ये कितना कोण है, ये 90 डिग्री है,
यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री है, ये 56 डिग्री है। तो अगर मैं 90 में से 56 घटा दूं तो ये आ जाएगा। 90 में से 56 जाते तो कितने बचते हैं भाई, 4 और 30, 34। 34 बचता है कि नहीं बचता है, मुझे बताओ। 56 और 34 को जोड़ेंगे भाई, ये कौन 56 है, ये 34 है, दोनों को मिलाएंगे तो 90 आएगा, देख लेना। दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, 90 ही आएगा। तो हमारे पास में आपतन कोण आ गया कितना, 34। जब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो परावर्तन भी 34 होगा। जहां भी 34 ऑप्शन में वो आंसर कर दो, पहला ही ऑप्शन हमारा। अगला सवाल है, प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। देखो कुछ भी नहीं करना, जैसे सवाल के अवतल दर्पण लेना, साहब अवतल दर्पण ले लिया लो, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। प्रकाश की एक किरण ले लो, क्या बोल रहे हैं, प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, समांतर का मतलब है इसके पैरेलल आई, आपतित की जाती है, तो परावर्तन के पश्चात ये कहां जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात ये नियम होता है कि वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो ये पूरा का पूरा एक वृत्त माना जा सकता है, गोला माना जा सकता है। इस गोले का जो केंद्र है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, सी। क्या बोलते हैं, सी। और ये जो सी होता है इसकी मैं आपको बता दूं, ये बोलते हैं इसको पी यानी ध्रुव बोलते हैं। ये इनके बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं एफ यानी फोकस दूरी। और यहां से लेकर यहां की जो दूरी होती है वो एक्चुअल के अंदर इस दूरी की दुगुनी होती है। क्या होती है, दुगुनी होती है। जब भी आपको पूछे कि जो वक्रता त्रिज्या है उसकी दूरी कितनी होती है, तब आप बताओगे कि वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, यहां पर हमें क्या पूछा है सवाल, हमें पूछा है परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरी, तो मुख्य फोकस एफ से गुजरती है, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गति करेगी, नहीं करेगी। दर्पण के ध्रुव से गुजरेगी, ध्रुव से थोड़ी गुजरेगी, ध्रुव तो ये है। मुख्य फोकस से गुजरेगी, ऑप्शन नंबर डी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। जब भी आपको ऐसे सवाल मुश्किल लगे तो भाई एक बार के लिए परावर्तन को पढ़ लेना, परावर्तन के नियम पढ़ लेना। ठीक है, हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और मुझे ये भी बताएं कमेंट करके कि आप लोगों के कितने सवाल सही हुए। ईमानदारी से बताना, इसके अंदर भाई झूठ मत बताना, क्योंकि एग्जाम में तुम लोगों की सच्चाई सामने आ जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।